नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे भैया चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइस, पाचन तंत्र के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछले 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हमारा जो पेट होता है वो निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है परक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/7/2021 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से समझना बेटा, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आमाशय, आमाशय को क्या कहा जाता है? आमाशय को कहा जाता है भैया आपका पेट, या फिर इसे कह दीजिए आप स्टोमक। इस पेट में अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस जठर ग्रंथि से, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में जठर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जठर रस का निर्माण होता है। और इस जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और बात करें तो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होती है। ये एक चिपचिपा पदार्थ है जो भैया आपके पेट के अंदर की परत को इस HCl के प्रभाव से बचाती है। और तीसरा इसमें एंजाइम पाया जाता है। तीसरा इसमें एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस HCl का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो आमाशय में पाए जाने वाली जो कोशिका होती है वो कोशिका होती है भैया ऑक्जिनेटिक सेल। ऑक्जिनेटिक सेल, इन ऑक्जिनेटिक कोशिकाओं से होता है भैया किसका निर्माण? इस HCl का निर्माण, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो ऑक्जिनेटिक सेल करती है। इतनी बात क्लियर है। और ये कोशिका कहाँ पाई जाती है? आपके पेट में पाई जाती है। पेट में अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है, इसे जठर ग्रंथि कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही होती है भैया ये कोशिका। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि आपके आमाशय में होती है ये कोशिका। ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, जो जठर ग्रंथि होती है, जठर रस का निर्माण करती है। और जठर रस में 3 चीजें होती है, HCl, म्यूकस और एंजाइम। आप वाटर भी लिख सकते हो कि भैया वाटर भी होता है इस जठर रस में। मैं आपको पहले वाटर लिखाता था, आज मैंने यहाँ पर आपको म्यूकस लिखवा दिया। तो म्यूकस भी सही है, वाटर भी लग सकते हो। इन तीनों के अलावा आप वाटर भी लिख सकते हो, वाटर भी यानी कि पानी भी लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है HCl से। तो HCl के क्या क्या कार्य है? तो आपके पेट में पहला कार्य, पेट में जो भोजन है, इस भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उस बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? आपका ये HCl करता है। दूसरा, ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है। और तीसरा इसका कार्य होता है, आपके पेट में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो निष्क्रिय अवस्था में जो एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें भैया सक्रिय अवस्था में करता है।
अब दो एंजाइम पाए जाते हैं आपके पेट में, कौन कौन से पाए जाते हैं इधर देख लीजिए, यहाँ बता देता हूँ। एक पाया जाता है प्रोरेनिन और ये फिलहाल अभी निष्क्रिय अवस्था में है। एक पाया जाता है पेप्सिनोजन, ये भी अभी निष्क्रिय अवस्था में है। तो ये दोनों के दोनों ही एंजाइम अभी निष्क्रिय अवस्था में है। और इन दोनों एंजाइमों को ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये प्रोरेनिन को तो बदल देता है रेनिन में और पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। अब ये सक्रिय अवस्था में हो गए। तो इस HCl का ये भी कार्य है कि ये निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तन करता है और पेट के अंदर जो भोजन है उस भोजन को सड़ने से बचाता है। पेट में के अंदर जो भोजन है उस भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया लग गए हैं तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी सहायक होता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। और तीसरा इसका कार्य जो कि इम्पोर्टेंट कार्य है कि निष्क्रिय अवस्था में जो एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें सक्रिय अवस्था में परिवर्तन कर देता है ताकि वो एंजाइम भोजन का पाचन अच्छे से कर सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। HCl का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ऑक्जिनेटिक कोशिका करती है, ऑक्जिनेटिक सेल करती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चले क्या? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ये आपसे पिछला ही क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC में 10/4/2016 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl कहा जाता है गाइज इसे शॉर्ट फॉर्म में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो HCl है, इस HCl का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ऑक्जिनेटिक सेल होती है, ये भैया ऑक्जिनेटिक सेल इस HCl के निर्माण में सहायक होती है। और ये ऑक्जिनेटिक सेल कहाँ पाई जाती है? तो आपके स्टोमक में, यानी कि आपके आमाशय में पाई जाती है भैया, आपके पेट में पाई जाती है। ये HCl का काम क्या है तो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको ये HCl के कार्य अच्छे से याद हो जाए। पहला इसका कार्य होता है कि भैया पेट में कोई भोजन है, आपके पेट में कोई भोजन है, ये भोजन कहाँ पर है? तो ये आपके पेट में है। तो पेट में जो भोजन है उस भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर कोई जीवाणु आ गया तो उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक कौन होता है? इन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक कौन होता है? तो ये HCl होता है। दूसरा, ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है, पेट में भोजन को सड़ने से बचाता है। अरे भाई पेट में पाया जाता है तो ये सभी कार्य पेट में ही तो करेगा, तो भोजन को पेट में सड़ने से बचाता है भैया। ये इसका दूसरा कार्य हो गया, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम में। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, अम्लीयता प्रदान करता है। और चौथा इसका कार्य क्या है कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है और जो प्रोरेनिन एंजाइम है, ये दोनों ही एंजाइम फिलहाल वर्तमान के टाइम में निष्क्रिय अवस्था में है। अब इन दोनों एंजाइमों को ये HCl क्या कर देता है? ये HCl क्या करता है? इस पेप्सिनोजन एंजाइम को तो पेप्सिन में बदल देता है और इस प्रोरेनिन एंजाइम को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। दोनों के दोनों ही एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और किसका पाचन में सहायक होते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अब ये सक्रिय अवस्था में है भैया, ये
तो अब ये प्रोटीन का पाचन कर सकते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदलता है। जो रेनिन होता है वो भैया दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पेरा केसिन में कन्वर्ट करता है। तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको फिर दोबारा वापस रिविजन करवा दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाइज यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे आपके एग्जाम का नाम लिखा जा रहा है और डेट भी लिखी जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। इस बैच का मैं आपको टाइम बता देता हूँ। हर रोज शाम 7 बजे इसकी क्लास आती है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे का ऑफ रहता है। अगर सोमवार से लेकर के शनिवार तक किसी दिन ऑफ रह जाती है अगर क्लासें, तो भैया संडे को भी क्लास आती है। यानी कि किसी भी कंडीशन में भैया आपको सप्ते में से 6 दिन तो 7 दिन में से 6 दिन तो भैया क्लास देखने को ही मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। ये रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए भैया ये उपयोगी है। क्योंकि भैया सिलेबस तो एक ही रहता है। बायोलॉजी में जो पूछेगा तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वहीं से ही आएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेवल का भी फर्क पड़ जाता है। किसी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो किसी एग्जाम में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर पढ़ना आपको पड़ेगा भैया। अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, NTPC वगैरह में, जेई वगैरह में, LP टेक्नीशियन वगैरह में। यह आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछा गया है RRB NTPC में 6/4/2021 को। बड़े क्वेश्चन आते हैं ताकि आप पहली बात तो उन क्वेश्चनों को एक निश्चित समय में पढ़ ही ना सको, ताकि आपका क्वेश्चन छूट जाए। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि जितना हो सके उतने क्वेश्चन कम करे भैया स्टूडेंट। इसलिए तो वो इतने बड़े क्वेश्चन देता है ताकि उनका कंपटीशन कम हो सके। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। आपको भैया ये जो कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से एक गलत कथन का चयन करना है कि भैया इनमें से एक गलत कथन कौन सा है। और उसके बारे में गाइज आपको पाचन तंत्र वाले चैप्टर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको ये भैया पाचन तंत्र वाले चैप्टर में से ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यकृत यानी कि लीवर और जो अग्नाशय होता है, जो पेंक्रियाज होता है, इनका जो स्राव है वो आमाशय में जाता है। क्या आमाशय में जाता है क्या इनका स्राव? नहीं भैया, छोटी आंत में जाता है, क्योंकि ये छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से लीवर और पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो लीवर से तो बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होता है, और पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, और इस अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। तीनों के तीनों ही एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो भैया लीवर और अग्नाशय से निकलने वाला जो स्राव है भैया वो आमाशय में नहीं जाता है, वो जाता है भैया आपकी छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग में। तो आपका पहला ही भैया ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो भैया आपका ऑप्शन ए ही सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन नीचे के 3 ऑप्शन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि यहां से अपन को बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने को मिलेगी। ऑप्शन बी कहता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि के बारे में कह रहा है कि जो जठर ग्रंथि होती है वो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भैया श्लेष्मा म्यूकस मुक्त करती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और इस जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जठर रस का निर्माण होता है। इस जठर रस में एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम होता है, एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है और एक रेनिन एंजाइम होता है। उसके अलावा HCl होता है, पानी भी होता है, और ये श्लेष्मा म्यूकस भी होती है। श्लेष्मा क्या काम करती है? इस HCl के प्रभाव को कम करती है।
इस HCl के प्रभाव को कम करती है, इस HCl से हमारे पेट के अंदर की परत को बचाती है भैया। तो ये भैया बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस है, वो आमाशय की अंदरूनी परत को HCl से बचाता है। बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि भैया जो म्यूकस होता है, जो श्लेष्मा होता है, यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है भैया इस चिपचिपे पदार्थ की। तो जब अम्ल और क्षारीय आपस में मिलता है तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि उदासीन बन जाता है। इसलिए HCl के प्रभाव को कम कर देता है भैया कौन? ये श्लेष्मा, ये म्यूकस। तो यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि HCl पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। बिल्कुल अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है भैया ये HCl। HCl को तेजाब भी कहा जाता है। इसका pH मान जो होता है वो 0 से लेकर के 6.9 होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है भैया, ताकि ये पेप्सिन जो एंजाइम है बेटा, ये भैया आसानी से भोजन का पाचन कर सके। और पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदलने का काम करता है भैया ये पेप्सिन एंजाइम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB NTPC में 6/4/2021 को। अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। ध्यान से समझना बेटा, यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ये आपके ऑप्शंस है भैया। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन। ऑप्शन नंबर बी है अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन। ऑप्शन नंबर डी है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB NTPC में 18/1/2021 को। आपको पाचन तंत्र के चरणों के बारे में पता होना जरूरी है। पाचन तंत्र के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है इंजेशन अर्थात अंतःग्रहण। इसमें हम भोजन को भैया ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आप भोजन को क्या करते हो? ग्रहण करते हो। तो भोजन कहाँ जाता है? आपके मुंह में जाता है। और मुंह में आप सभी को पता है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा का निर्माण करती है। और इस सलाइवा में क्या होता है? इस सलाइवा में एंजाइम होते हैं भैया। इस सलाइवा में एंजाइम होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है और एक होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जो भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। तो दांतों के द्वारा भी जटिल जो भोज्य पदार्थ है उनको छोटे छोटे अणुओं में भी तोड़ा जाता है। और लार में भी पाचन होता है। इसलिए इंजेशन के बाद में, अंतर्ग्रहण के बाद में भोजन का होता है वो डाइजेशन होता है भैया, यानी कि पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है मुंह में। और आप सभी को पता है मुंह के बाद में भोजन भोजन नली की सहायता से आपके पेट में जाता है और पेट में भी भोजन का पाचन होता है। और पेट के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। फिर छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है? पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है भैया? एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि उसमें विलाई नामक एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जो इस पचे हुए भोजन को ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादातर तो भैया इस विलायी संरचना में, ये अंगुली नुमा जो संरचना होती है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, उसी में सबसे ज्यादा पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद में अब पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि अवशोषण हो गया। उसके बाद में कहाँ जाता है? आपकी बड़ी आंत में भोजन जाता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। इतनी बात क्लियर है? क्या होता है बड़ी आंत में? पानी का अवशोषण होता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो भोजन जो पचा हुआ है, अब ये पचा हुआ भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ। अब ये जो पचा हुआ भोजन है जो इसका अवशोषण हुआ है, ये ब्लड की सहायता से कहाँ जाता है? ये ब्लड की सहायता से जाता है भैया हमारे सेल्स के पास। उस सेल्स के पास जो भोजन का अंतिम रूप पहुंचता है वो पहुंचता है ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड
जल और भैया हमारे शरीर में एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है और इस ऊर्जा को हमारे सेल व टिश्यू काम लेते हैं, सेल टिश्यू ऑर्गन काम लेते हैं और जिससे वह अपना कार्य लगातार करते रहते हैं, जिससे ये हमारे शरीर में एनर्जी आती है भैया इसी ऊर्जा से। इतनी बात क्लियर है। तो इस पचे हुए भोजन का अवशोषण हुआ और यह अवशोषित भोजन ये ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा। भोजन का जो अंतिम रूप पहुंचता है कोशिकाओं के पास वो ग्लूकोज पहुंचता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचा हुआ भोजन का अवशोषण किया जाता है और इस अवशोषित भोजन को ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में से तोड़ करके ऊर्जा का जो निर्माण किया जाता है, इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है असिमिलेशन। क्या कहा जाता है? असिमिलेशन कहा जाता है, यानी कि स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। अब भैया ऊर्जा का निर्माण हो गया है, अब बचा क्या? अपशिष्ट पदार्थ बचा भैया। अब क्या बचा? अपशिष्ट पदार्थ बचा। तो भैया इन अपशिष्ट पदार्थों का एक्सीरेशन यानी कि उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। एक्सीरेशन, उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये भैया आपके भोजन के 5 चरण हैं। सबसे पहले इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन का ग्रहण किया जाता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर असिमिलेशन की प्रोसेस होती है और फिर भैया ये जो लास्ट एंड फाइनल जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो मल बचता है, उस मल का त्याग कर दिया जाता है, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो अब बताइए, सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर एक्सीरेशन। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समान होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मुंह है, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, ऑप्शन नंबर सी है आंत, ऑप्शन नंबर डी है यकृत। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी आमाशय। ये देख सकते हो, ये आपका फूड पाइप है, ये आपकी भोजन नली है, ये ईसोफेगस है और इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। फिर उसके बाद में भैया ये जो भोजन नली है, ये भैया मुंह के खाने को खा लेकर के आती है, आपके पेट में लेकर के आती है। और भैया आप देख सकते हो पेट की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। ये आपके पेट की आकृति होती है भैया। स्टोमक, आमाशय, पेट या उदर जिसे कहा जाता है। तो पेट की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। जे हम कैसे बनाते हैं? अरे भाई ऐसे करके ऐसे ही तो बनाते हैं। देख लीजिए भैया, ये ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही तो बना हुआ है ये। तो जे अक्षर के समान होती है भैया इसकी आकृति। तो अगर आपसे अब दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान किस अंग की आकृति होती है, तो भैया आमाशय की होती है। इतनी बात क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो हमारी, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।